वेलकम टू बायोहॉलिक्स। बायोहॉलिक्स चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पहले बायोहॉलिक्स चैनल के अंदर बायोलॉजी का लेक्चर्स को अपलोड कर चुका है, जिसके अंदर हम लोगों ने कवर किया था एनसीईआरटी को। उसके अंदर लाइन टू लाइन हम लोग डिक्टेट करके पढ़ाए थे, बट अब इस चीज़ को हम लोग एक न्यू लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जाके इसको पीपीटी का फॉर्मेट में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि बायोलॉजी के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर जो दिया है हुआ है, उस चीज़ को हम लोग एक अच्छे लेवल पे जाके, जिससे कि हम लोगों का नीट भी कवर हो पाए और साथ ही साथ ये अपना स्टेट बोर्ड्स होते हैं और जो सीबीएसई बोर्ड्स है उसके लेक्चर्स को हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा एक न्यू टॉपिक होगा। उससे पहले हम लोग आपको बता दें कि यहाँ पे इस चैनल के अंदर आपको मिलेगा क्या क्या। तो यहाँ पे आपको एडुकेशन, मतलब जो कि अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज 12th का एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि है बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको एडुकेशन भी मिल जाएगा, इसके अंदर 11 12 की पूरी बायोलॉजी की हम लोग यहाँ पे लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। उसके साथ साथ शॉर्ट वीडियोस भी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वन शॉर्ट वीडियोस किसी भी चैप्टर को लास्ट टाइम में करेंगे। फिर और फिर हम लोग क्या करेंगे, जब लास्ट टाइम आएगा नीट का, तो उस टाइम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यहाँ पे एडुकेशन इस चैनल पे मिलेगा। मोटिवेशन, जब स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो ड्यू टू लेस मार्क्स इन टेस्ट के अंदर थोड़ा सा कम मार्क्स आने के कारण क्या होता है, डीमोटिवेटेड हो जाता है बच्चा। तो यहाँ पे आप लोग मोटिवेट भी रेगुलर टाइम पे आप लोगों को गाइडेंस भी दिया जाएगा और यहाँ पे करियर एडवाइस भी दिया जाएगा कि आप किस करियर पे जा सकते हैं, वो भी यहाँ पे है। उसके बाद काउंसलिंग, अगर आपका जो लास्ट में नीट के रिजल्ट के बाद कौन सा कॉलेज कितने मार्क्स पे और कौन सा स्टेट पे कितना कट ऑफ रहता है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको इस चैनल के अंदर बायोहॉलिक्स के अंदर मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है उस पर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी और ये आता है हमारा यूनिट नंबर 9। और ये यूनिट 9 जो है हमारा 12 के अंदर, क्लास 12 एनसीईआरटी, उसमें आता है यूनिट 9 और इसमें बायोटेक्नोलॉजी का 2 चैप्टर आता है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये एक चैप्टर है 11th चैप्टर। और सेकेंड जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, इसमें आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये हम पढ़ेंगे इसका कौन कौन सा प्रिंसिपल्स आता है, लगता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें टूल्स पढ़ेंगे, कौन कौन सा एंजाइम्स का यूज होता है, ये सारा कुछ जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। पीसीआर वगैरह यूज होता है। उसके बाद फिर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, अगर पहले टूल्स और ये प्रिंसिपल्स पढ़ लेंगे, प्रोसेस पढ़ लेंगे, फिर बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, इस चीज़ को कहाँ पे यूज करते हैं, ये चीज़ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर। और यहाँ पे और एक चीज़ आप जान लीजिए कि नीट में इसका काफ़ी वेटेज रहता है इस चैप्टर का। ये यूनिट जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है, ये ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं है, ज़्यादा लंबा यूनिट नहीं है, बट यहाँ पे नीट का वेटेज वाइज बात करें तो यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम नीट के अंदर हर साल आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 से 24 मार्क्स एक एक क्वेश्चन पे नीट के अंदर कितना आता है, 4 मार्क्स आता है। तो इसलिए ये 5 से 6 क्वेश्चन अगर नीट के अंदर इस यूनिट से आ रहा है तो 20 से 24 मार्क्स यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। जैसा कि नीट अगर 221 की बात करें, 2021 की अगर बात करें, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से आया था 6 क्वेश्चन, मतलब कि ये 6 चौक 24 मार्क्स का सिर्फ एक चैप्टर से आया था, इस चैप्टर से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और वेटेज वाइज है नीट के अंदर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी की भी जो जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसको कवर करेंगे, और जो समझने के लिए एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा, उस चीज़ को यहाँ पे फ्लो चार्ट के बेसिस पे पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टर्म दिया था बायोटेक्नोलॉजी, ये टर्म हमारे दिए थे, एक साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट का नाम थोड़ा सा याद रखना है, कार्ल इरेकी। कार्ल इरेकी जो है ये साइंटिस्ट, इसी ने यहाँ पे इस टर्म का इजाद किया था। किस टर्म का, बायोटेक्नोलॉजी। ये कार्ल इरेकी साहब हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी अगर इसकी बात करें तो इट इज़ यूज ऑफ, इसके अंदर करते हैं क्या, डिफिनेशन की बात अगर हम लोग यहाँ पे करें, डिफिनेशन की बात अगर यहाँ पे करें तो इट इज़ यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं और देयर कंपोनेंट, एक ऑर्गेनिज्म है और उसका कोई सा कंपोनेंट है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या प्रोसेस रहेगा, उस चीज़ को हम लोग
यहाँ पे कवर करेंगे। ये कंपोनेंट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे या फिर उसके कंपोनेंट को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके प्रोडक्ट को यूज करना है, किस लिए? यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, हम लोगों के अपने फायदे के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को या उसके कोई भी कंपोनेंट है उस चीज को यूज करेंगे, किस लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए। और वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस लिए, किसके हेल्प में आएगा या यूज में? वो ह्यूमन बींग्स के यूज में आएगा वो चीज। तो ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का एक सिंपल सा डिफिनेशन हुआ। फिर आगे हम लोग यहाँ पे देखें तो बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारा दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स। बायोटेक्नोलॉजी आर टू टाइप्स। जैसे कि पहले जमाने में बायोटेक चलता तो वो था ओल्ड बायोटेक। उसके बाद अभी का जो सिनेरियो चल रहा है इसमें न्यू बायोटेक्नोलॉजी का स्टार्ट, ये काफ़ी अभी चला हुआ है, ये न्यू बायोटेक को ये करते हैं। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूज ऑफ नेचुरल एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल एफिशिएंसी को यूज करके हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते थे और उसको हम लोग यहाँ पे अपने यूज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज करते थे। जैसे कि इसका एग्जांपल की अगर बात करें, हम लोग यहाँ मिल्क से क्या बनाते हैं, मिल्क से हम लोग यहाँ पे बनाते थे कर्ड, जो दही होता है वो कर्ड बनाते थे मिल्क से। ये क्या करते हैं, इस चीज में ओल्ड बायोटेक को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेचुरल एफिशिएंसी किस चीज का यूज किया, यहाँ पे एक बैक्टीरिया यूज किया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका नेचुरल एफिशिएंसी को हम लोग यहाँ पे यूज करके मिल्क से क्या बना लेते हैं, कर्ड। तो यही क्या हो गया, यूज ऑफ नेचुरल एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म का नेचुरली जो उसका एफिशिएंसी है या उसका पोटेंसी है कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, इस चीज को यूज करते थे। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम लोग यहाँ पे अब आगे देखें तो न्यू बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आजकल ये लार्ज स्केल पे जो हमारा एंटीबायोटिक्स वगैरह बनता है उसके अंदर क्या होता है कि ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, न्यू बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या करते हैं, इसका अगर डिफिनेशन की बात करें तो इट इज ए प्रोडक्ट बेस्ड टेक्निक। ये क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड, यहाँ पे प्रोडक्ट के बेसिस पे यहाँ पे टेक्निक को यूज किया जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें ये किस चीज पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये वाला इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अगर बात करें यहाँ पे इसकी न्यू बायोटेक्नोलॉजी का, तो ये है यूज ऑफ या बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो हमारे न्यू बायोटेक्नोलॉजी है ये किसके ऊपर बेस है, ये बेस है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर। और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है। अगर आप यहाँ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 12th के बाद जो अपना स्ट्रीम चुनते हैं स्टूडेंट की, किसी को नीट दे के अपना क्या करना होता है, MBBS करना है, BDS करना है, BHMS, BMS, कोई भी ये एक क्या है स्ट्रीम है। उसी तरह एक यहाँ से इस चैप्टर से एक स्ट्रीम का इजाद होता है, वो स्ट्रीम का क्या है, बायोटेक्नोलॉजी ही होता है। और उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये एक क्या है, ब्रांच है। अगर अब आगे यहाँ पे बात करें कि ये हमारा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है और ये हमारे सिलेबस में बहुत कुछ दिया हुआ नहीं है, क्योंकि पुराने समय से चलते आ रहा है। तो इस चीज़ से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनता है। और जिस चीज़ से क्वेश्चन हमारा आएगा नीट के अंदर या बोर्ड के अंदर, उसी चीज़ पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि हमको नीट के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स करने या फिर बोर्ड्स के अंदर अच्छा मार्क्स करना है। उसके लिए हमको जो सिलेबस है उस सिलेबस पे कॉन्सेप्ट को समझना है। एनसीईआरटी से ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, एनसीईआरटी पे ही लिमिटेड रहना है हम लोग को। तो चलिए यहाँ पे आगे अगर बात करें तो ये हमारा ये देखिए, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल्स की यहाँ बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या था, यहाँ पे था कर्ड बना था, किससे बना था, कर्ड मिल्क बना था, यहाँ पे कर्ड उसी चीज का, यहाँ पे मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, CURD। और यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया का यूज करते हैं, लैब, और इसे क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उसके बाद यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग यहाँ पे अब क्या करते हैं, जैसे हो गया इंसुलिन का वैक्सीन बनाएं, इंसुलिन वैक्सीन,
इंसुलिन का ये बनाते हैं। इंसुलिन, जैसे इंसुलिन ये क्या होता है कि एक प्रोटीन होता है। इंसुलिन ये वैक्सीन नहीं होता है, इंसुलिन एक प्रोटीन होता है, प्रोटीनियस, हमारे ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। तो इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बनाते हैं इंसुलिन को। या फिर यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वैक्सीन्स को भी यहाँ पे बनाते हैं न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। फिर आगे यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर एक दिया हुआ अकॉर्डिंग टू ईएफवी। ये ईएफवी क्या है अब यहाँ पे, ये है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये इसके अनुसार या इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी का क्या डिफिनेशन है वो चीज यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो इसका देखिए, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यहाँ पे क्या करेंगे, नेचुरल साइंस को ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसके साथ, एंड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के साथ नेचुरल साइंस को ऐड करेंगे, या फिर सेल्स को, या फिर देयर कंपोनेंट, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट को या सेल को ऐड करेंगे, या फिर मॉलिक्यूलर एनालॉग। अब ये मॉलिक्यूलर एनालॉग क्या होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब ये होता है कोई भी मॉलिक्यूल्स या किसी भी ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एंजाइम है, उस एंजाइम या कोई मॉलिक्यूल्स है, उसको अगर हम लोग लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं सेम टू सेम, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर एनालॉग। इस चीज को ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे, उस चीज को क्या बोलेंगे, उस चीज को यहाँ पे ये बायोटेक्नोलॉजी का अपना ये हो जाएगा डिफिनेशन, किसके अकॉर्डिंग, ईएफबी के अकॉर्डिंग। और इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सर्विस करेंगे, मतलब यूज करेंगे, सर्विस। तो ये टोटल अगर देखें फिर से एक बार, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, नेचुरल साइंस को ऐड करेंगे ऑर्गेनिज्म के साथ या फिर ऑर्गेनिज्म के सेल्स के साथ या देयर कंपोनेंट और मॉलिक्यूलर एनालॉग टू या फॉर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के लिए एंड सर्विस के लिए, प्रोडक्ट बनाएंगे तो अब उस चीज को रखेंगे थोड़ी, उस चीज को क्या करेंगे, यूज करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन। और किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ईएफबी। और ईएफबी का याद रखना, अभी तक तो नीट के अंदर नहीं पूछा गया, बट कभी भी ये चीज पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारा शॉर्ट फॉर्म जो होता है एनसीईआरटी का जो भी दिया हो उस चीज को नीट के अंदर कभी भी टपक सकता है। तो ईएफबी का याद रखना कि ईएफबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखें तो ये बायोटेक्नोलॉजी है, इसको इजाद कौन किया, इसका फादर कौन है, तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज पॉल बर्ग। पॉल बर्ग ये कौन है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर एक एक्सपेरिमेंट आता है, ये पॉल बर्ग जो है, ही ट्रांसफर्ड जीन ऑफ S40 वायरस, S40 वायरस के जीन को क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया बाय द हेल्प ऑफ लैम्डा पेज, लैम्डा पेज के थ्रू। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जीन है, किस जीन, जीन S40 वायरस के जीन को क्या किया, लैम्डा पेज के थ्रू इसने क्या किया, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर किया, और यहाँ से क्या करता है, इस तरह से इसने जो बायोटेक्नोलॉजी है उस चीज को यहाँ पे प्रूफ किया। तो थोड़ा सा देखिए अब नेक्स्ट, और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के अंदर लाइन दिया है, फर्स्ट आरडीएनए, आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आर का फॉर्म फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट। फर्स्ट आरडीएनए इज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा, पहला सबसे पहला आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसके द्वारा बनाया गया था, कोहेन एंड बोयर। ये क्या है, ये दोनों साइंटिस्ट है बायोटेक्नोलॉजी के, इसके अंदर इसका नाम है कोहेन एंड बोयर। अब अगर हम लोग यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इसके अंदर एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, ये हमारा जाके एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है यहाँ पे। इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को हम लोग क्या करेंगे कि इसको किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि इस एंटीबायोटिक जीन अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा तो वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब रेसिस्टिविटी उसके अंदर बढ़ जाएगा। तो इस चीज को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक और ये है सल्मोनेला टाइफी का ये किया था, सल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी, इसका क्या किया था, प्लाज्मिड जो था इसके अंदर, यहाँ पे थोड़ा सा
ये हमारा मेन डीएनए हो गया, किसका? सल्मोनेला टाइफी का। सल्मोनेला टाइफी का ये मेन डीएनए है। ये क्या है? मेन डीएनए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ये सल्मोनेला टाइफी जो है, इसका प्लाज्मिड को हम लोग यूज करते हैं एज ए वेक्टर। प्लाज्मिड लिए इससे, और इस बैक्टीरिया का क्या किए इसके, क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था। ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है एक बैक्टीरिया के अंदर। इसको अब क्या करेंगे, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन यहाँ पे जो है, इस चीज को यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जीन आइसोलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जीन आइसोलेशन। इस जीन को हम लोग आइसोलेट कर लिए। अब यहाँ पे क्या किए, ये जो प्लाज्मिड है इसके साथ इस जीन को ऐड कर देंगे, और जो हमारा न्यू डीएनए बनेगा उस डीएनए को क्या बोलेंगे? आरडीएनए। आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ से इस प्लाज्मिड को निकाल लिए, और इस प्लाज्मिड में क्या करेंगे कि इस प्लाज्मिड को अब यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे हमारा कलर को चेंज कर लेते हैं, इस सल्मोनेला टाइफी के अंदर से इस प्लाज्मिड को निकाल लिए, और यहाँ से क्या किए, इस बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो था उस चीज को हम लोग यहाँ से निकाल लिए, और अब दोनों को ऐड करेंगे या कंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम होता है। अब दोनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे दोनों चीज को, और इस चीज को ऐड करते जो है उस चीज का एक एंजाइम होता है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है कि डीएनए को ऐड करता है। तो ये हमारा डीएनए का पार्ट है, डीएनए सेगमेंट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इस डीएनए के अंदर क्या प्रॉपर्टी पाया जाता है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। मतलब इस डीएनए के अंदर अगर कोई एंटीबायोटिक है, उस एंटीबायोटिक को भी यहाँ पे हम लोग ये करें, इसके अंदर अप्लाई करें, तो ये डीएनए डीनेचर नहीं होगा या फिर ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसलिए इस डीएनए को क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट डीएनए या सेगमेंट, है ना। और यहाँ से हम लोग क्या किए, सल्मोनेला टाइफी के अंदर से प्लाज्मिड को लिए, जो कि एज ए वेक्टर यहाँ पे यूज होता है, और दोनों को डीएनए सेगमेंट और यहाँ से सल्मोनेला टाइफी का प्लाज्मिड को ऐड करेंगे अब हम लोग, और इस जगह पे हम लोग क्या बनता है, एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह के न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है, और इस न्यू डीएनए के अंदर यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ न्यू डीएनए के अंदर ये वाला एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट किए थे, इसलिए इस तरह यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं आरडीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और एनसीईआरटी के अंदर इस डीएनए को एक अलग नाम से बोला गया। उस डीएनए का नाम क्या बोलते हैं? काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए। अब इस काइमेरिक डीएनए को हमको क्या करना है, क्योंकि ये वाला जो हमारा डीएनए है ये क्या है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट डीएनए, और इस डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस चीज से हमको किसी बैक्टीरिया, अगर कोई एंटीबायोटिक किसी बैक्टीरिया को किल कर दे रहा है या डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, तो अब हमको क्या करना है? उस बैक्टीरिया को उस किल से या डिस्ट्रक्शन से हमको बचाना है। तो हम क्या करेंगे, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला जो जीन है या डीएनए है, इस चीज को हम क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो हम उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, और उस पे अगर हम डालेंगे, फिर अप्लाई करेंगे इस चीज का, तो क्या होगा वो। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे, उसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि आरडीएनए का फॉर्मेशन हो चुका था, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर उसको हम लोग काइमेरिक डीएनए बोल रहे थे। अब इस डीएनए को, ये जो हमारा आरडीएनए है, इसको क्या करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ये दो बैक्टीरिया के अंदर सपोज अगर ट्रांसफर करते हैं, तो अब जो बैक्टीरिया इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, तो उस चीज को हम लोग जीएमओ बोलेंगे। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर सपोज करें ये एक जेनेटिक मटेरियल उसका अपना पहले का है। अब हम लोगों ने क्या किया, ये एक जो बाहर से हम लोगों ने आरडीएनए बना था, उस चीज को यहाँ पे ट्रांसफर किया। तो ये अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है ये बैक्टीरिया, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया।
और अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया है जिसके अंदर हम लोग सेम जेनेटिक मटेरियल या आरडीएनए को आरडीएनए को ट्रांसफॉर्म किए तो ये नहीं एक्सेप्ट कर पाए या इसके अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया, तो इस चीज में सिर्फ और सिर्फ जो पहले जेनेटिक मटेरियल था इस बैक्टीरिया का वही रहेगा, तो इसको नॉन ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्म। और जो ये ट्रांसफॉर्म हो गया इसके अंदर क्या होगा, अब ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, एंटीबायोटिक ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस बैक्टीरिया के अंदर, और यहाँ पे जनरली ई कोलाई को यहाँ पे प्रूव करते टाइम यूज किया गया था, तो इस बैक्टीरिया के अंदर हम लोग एंटीबायोटिक को अगर ये करते हैं, अप्लाई करते हैं एंटीबायोटिक, और सेम एंटीबायोटिक को इस जगह पे भी अप्लाई करते हैं, ये पेन थोड़ा सा, सेम एंटीबायोटिक को अगर इसके अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर और इस बैक्टीरिया के अंदर अप्लाई करेंगे तो ये बैक्टीरिया पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इस बैक्टीरिया पे चूंकि यहाँ पे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इस बैक्टीरिया के अंदर नहीं आ पाया, इसलिए ये बैक्टीरिया को किल कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इससे क्या पता चला कि जो हमारा जीएमओ या इस, हाँ, अब ये जो ये कोलाई है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो फॉर्मेशन हुआ है न्यू, तो इस चीज को हम लोग यहाँ जीएमओ भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीएमओ, एनसीईआरटी के अंदर दिया जीएमओ। और इस चीज का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और ये नहीं मॉडिफाई हुआ इसलिए इसको नॉन मॉडिफाइड बोल सकते हैं, या फिर जनरली नॉर्मल बैक्टीरिया ये हो गया। तो इसमें हम लोग क्या किए, एक एंटीबायोटिक लिए, उस एंटीबायोटिक को क्या किए, ये दोनों सेल के अंदर ये किए, अप्लाई किए, इस सेल में अप्लाई किए, तो चूँकि यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, इसके अंदर एंटीबायोटिक ये नहीं आया था,